नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी शाह के बयान पर नीतीश के भड़के गुस्से की, महागठबंधन में आखिरी समय पर बनी बात की, देखेंगे कैसे राहुल ने बढ़ा दी बीजेपी की मुश्किल, गुजरात कैबिनेट में क्यों हुआ फेरबदल, जानेंगे महाराष्ट्र में एक बार फिर वोट चोरी पर हुए खुलासे को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छिड़ी जंग को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक आरएसएस की गतिविधियों पर बैन का मामला, संघ के साथ साथ दूसरे संगठनों पर लगेगा बैन, सीएम सिद्धरामैया ने कही बात। मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की टीवी के पार्टी की मान्यता रद्द करने की याचिका, मान्यता प्राप्त दल नहीं है विजय की टीवी के, चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस MK-1A ने भरी पहली उड़ान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोडक्शन यूनिट का किया उद्घाटन, हर साल बनाए जाएंगे 8 तेजस। शेयर बाजार में तेजी, 484 अंकों की तेजी के साथ 83,952 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 124 अंकों की तेजी के साथ 25,709 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में तनाव बढ़ता जा रहा है और इसका एक ताजा उदाहरण अब देखने को मिला है। अमित शाह ने सीएम फेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद से नीतीश कुमार की बीजेपी हाईकमान से नाराजगी की खबरें आ रही हैं। ऐसे में अमित शाह अचानक ही नीतीश कुमार के घर पहुंच गए और उन्होंने मनाने की कोशिश की। इस दौरान नीतीश की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अचानक ही नीतीश कुमार के घर उनसे मिलने पहुंचे तो चर्चा चल पड़ी कि नीतीश ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल अमित शाह के एक बयान ने जेडीयू की बेचैनी बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर अपने बयान से इशारा दे दिया कि बीजेपी नीतीश के साथ खेल कर सकती है, बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शाह ने सीएम फेस की घोषणा करने को लेकर कहा कि सरकार बनने के बाद विधायक दल ही अपने नेता का चुनाव करेंगे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव तो नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन शाह के इस बयान में छिपी बीजेपी की मंशा को नीतीश ने भांप लिया और आला कमान को संदेश पहुंचा दिया, जिसके बाद अमित शाह को सीधा नीतीश को मनाने के लिए उनके आवास पर जाना पड़ा, जबकि उन्हें गुजरात में होने वाले मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने जाना था। जिससे साफ हो गया कि एनडीए में अभी भी खींचतान जारी है और अब बीजेपी जेडीयू के आगे मजबूर और लाचार नजर आ रही है, और इस पर अब विपक्ष तंज भी कस रहा है। खासकर शाह के इस बयान पर जेडीयू के नेताओं की तरफ से जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो तेजस्वी यादव ने चुटकी ले ली। उन्होंने कहा, जेडीयू के लोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। की सरकार एक इंजन भ्रष्टाचार में तो दूसरा इंजन अपराध में है, और बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव तय है। लोग मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगवाते हैं, विक्ट्री चाहिए बिहार में। अब बिहार की जनता हर किसने देखेगी। अब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे, बल्कि ललन सिंह चला रहे हैं। अब जनता दल यूनाइटेड संजय झा चला रहे हैं और विजय चौधरी चला रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड नहीं रहा। ये तीनों नेता बीजेपी के हाथों बिक करके नीतीश जी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया और पूरा समाज जो है इन लोगों से बदला लेने का काम कर रहा है। यानी जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश चल रही है। लेकिन अब नीतीश ने भी बीजेपी को बता दिया है कि वो किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। बिहार एनडीए में जारी टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा है। बिहार चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन काफी गहमा गहमी भरा रहा। दिन भर कई घटनाक्रम सामने आए। एक तरफ पहले चरण में उतरने वाले बाकी बचे सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा, तो वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी ने चुनाव से ही किनारा करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ और भी काफी कुछ हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच आखिरी समय पर सीट बंटवारे का पेच सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के साथ सीटों को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। सहनी की पार्टी को महागठबंधन में 14 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा सहनी की पार्टी को एक एमएलसी सीट भी दी गई है। सीट बंटवारे पर तो सहनी की नाराजगी दूर हो गई, लेकिन उन्होंने आखिरी समय पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पहले चरण की सीटों के लिए उन्होंने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया। इस बीच सीट बंटवारे में देरी को लेकर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बयान आया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी गठबंधन के बिखराव का संकेत नहीं है, बल्कि ये गठबंधन के आकार में हुई वृद्धि के कारण है। इस बार महागठबंधन में 3 और दल शामिल हुए थे, जिस कारण से सीट बंटवारे में परेशानी भी आई। कांग्रेस और आरजेडी के बीच आधा दर्जन सीटों पर आखिरी समय पर टकराव बना रहा। देर रात को कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए।
इसके बाद आरजेडी चीफ लालू यादव ने कांग्रेस हाईकमान से संपर्क किया और विवादों का हल निकाला, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इस वक्त सबकी नजरें बिहार चुनाव पर टिकी हुई हैं, तो निगाहें राहुल के फतेहपुर दौरे पर भी रहीं। फतेहपुर के हरिओम पासवान की चोरी के शक में पीट कर जान ले ली गई, जिसके बाद बवाल हो गया। हमले के वक्त हरिओम बस एक नाम ले रहा था और वो नाम था राहुल गांधी। इस मामले में अब जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिले तो परिवार ने कुछ ऐसा कहा जिससे बीजेपी एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। देखिए रिपोर्ट। बीते कुछ वक्त से दलितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं, जिसने मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन्हीं मामलों में से एक है हरिओम वाल्मीकि केस, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। तो वहीं अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली मॉब लिंचिंग में अपनी जान गंवाने वाले दलित हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की है। उन्होंने 25 मिनट तक पिता, भाई और बहन से बातचीत की। बाद में राहुल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस सरकार में दलित उत्पीड़न सबसे अधिक हो रहा है। एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट में भी दलित उत्पीड़न के मामले में यूपी नंबर 1 है। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हरिओम के परिवार पर दबाव बनाया गया कि वो मुझसे मुलाकात ना कर पाएं। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए, ये उन्होंने हमें बताया है। हरिओम के परिवार से मुलाकात के बाद राहुल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हरिओम वाल्मीकि की जान लेने के मामले ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उनके परिवार की आंखों में दर्द के साथ एक सवाल था, क्या इस देश में दलित होना अब भी जानलेवा गुनाह है? उत्तर प्रदेश में प्रशासन पीड़ित परिवार को डराने में जुटा है। उन्होंने परिवार को मुझसे मिलने से रोकने की कोशिश भी की। ये व्यवस्था की वही विफलता है जो हर बार गुनहगारों की ढाल बनकर पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। न्याय को नजरबंद नहीं किया जा सकता। भाजपा सरकार को चाहिए कि पीड़ित परिवार पर दबाव खत्म करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए। मैं हरिओम वाल्मीकि के परिवार और देश के हर शोषित, वंचित और कमजोर नागरिक के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। ये लड़ाई सिर्फ हरिओम के लिए नहीं, हर उस आवाज के लिए है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करती है। राहुल की इस मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार में थोड़ी राहत नजर आ रही है। राहुल के बयान से बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है, तो गुजरात में भी राहुल के दावे से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, जिसके चलते अचानक ही गुजरात में सीएम को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए और अब नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार की नई कैबिनेट ने शपथ ले ली है। 26 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जो पिछली संख्या 17 से काफी ज्यादा है। इस बड़े फेरबदल के पीछे का कारण 2027 के विधानसभा चुनाव और बढ़ती एंटी इनकम्बेंसी को माना जा रहा है। कुल 19 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया है, जो एक बड़ा संकेत है कि बीजेपी सत्ता विरोधी लहर को कम करने की कोशिश में है। पुराने मंत्रियों के इस्तीफे के बाद ये बदलाव हुआ है। कैबिनेट में सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री समेत 8 मंत्री पटेल समाज से होंगे, जबकि 8 ओबीसी, 3 एससी, 4 एसटी और इसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। सबसे पहले शपथ लेने वाले हर्ष सांघवी को डिप्टी सीएम बनाया गया। वो इससे पहले गृह मंत्री थे और ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन के लिए जाने जाते हैं। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को भी मंत्री बनाया गया है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि इस फेरबदल के पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस भी बड़ी वजह है। राहुल गांधी ने संसद और अपने गुजरात दौरे पर कहा था कि कांग्रेस बीजेपी को घर में घुसकर हराएगी और बीजेपी राहुल के इस दावे को हल्के में लेते हुए नहीं दिख रही है और इसलिए वो संगठन को मजबूत करने की कोशिश, वोटरों में नई उम्मीद जगाकर और एंटी इनकम्बेंसी को कम कर 2027 के चुनावों में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। लेकिन इस कदम का अब उसको कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। गुजरात में कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है, तो महाराष्ट्र में वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। महाराष्ट्र से वोट चोरी का नया मामला सामने आया है और इस कड़ी में कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाए। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। वोट चोरी के आरोपों में बीजेपी बुरी तरह फंसती जा रही है। इसी कड़ी में एक ताजा मामला महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर शहर से आया है, जहां कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का खुलासा करते हुए चौंकाने वाले सबूत दिए हैं। सबूतों का पिटारा खोलते हुए उन्होंने बीजेपी की पूर्व महापौर और नगर सेविका डिम्पल विनोद मेहता सहित कई प्रमुख पदाधिकारियों, पूर्व नगर सेवकों और भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता की 7-11 कंपनी के निदेशकों के 2 विधानसभा क्षेत्रों में नाम दर्ज होने की जानकारी दी है।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके मीरा भाईंदर विधानसभा चुनाव में वोटों की चोरी और हेराफेरी के बलबूते पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने न सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटा है, बल्कि वोटों की हेराफेरी करके शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाइक से भी गद्दारी की है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और लोकतंत्र के दुश्मनों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे और न्यायालय से इंसाफ मांगेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी को लेकर किए गए खुलासे के बाद से बीजेपी में भूचाल मचा हुआ है। एक के बाद एक बड़े खुलासे ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है और अब महाराष्ट्र से आया ये वोट चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। महाराष्ट्र में वोट चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है तो बिहार में नामांकन के आखिरी दिन जबरदस्त गहमा गहमी देखी गई। विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन जमा करने का काम पूरा हो गया है। अंतिम दिन जिला निर्वाचन कार्यालय पर नामांकन जमा करने वालों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। कई दिग्गजों ने नामांकन किया तो कई दिग्गज समय पर नहीं पहुंच पाए। वहीं कुछ उम्मीदवारों के किडनैप होने की खबरें भी सामने आई। देखिए रिपोर्ट। बिहार में नामांकन के आखिरी दिन जबरदस्त गहमा गहमी देखी गई। दानापुर सीट से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश कुमार अचानक गायब हो गए। अखिलेश कुमार नामांकन करने से पहले एक मंदिर में अपने समर्थकों के साथ पूजा करने गए हुए थे। वहीं से अचानक वो गायब हो गए। उनका मोबाइल फोन भी नॉट रीचेबल हो गया, जिसके चलते वो नामांकन नहीं कर पाए। जनसुराज पार्टी की तरफ से उनके किडनैप किए जाने की आशंका जताई गई है। वहीं नीतीश सरकार के भवन निर्माण मंत्री और अमरपुर से जेडीयू विधायक जयंत राज भी नामांकन नहीं भर पाए। वो निर्वाचन कार्यालय 1 मिनट की देरी से पहुंचे, जिसके बाद बांका निर्वाचक कार्यालय में उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार निर्धारित समय के बाद कोई भी नामांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता। अमरपुर सीट पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, जहां 20 अक्टूबर तक नामांकन किए जा सकेंगे। ऐसे में जयंत राज के पास अभी नामांकन का मौका बचा हुआ है। वैसे आज दिन भर नामांकन का सिलसिला चलता रहा। दरभंगा में बीजेपी से मैथिली ठाकुर ने, अलीनगर से बीजेपी के जीवेश मिश्रा और आरजेडी की तरफ से भोला यादव ने बहादुरपुर से नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के टिकट पर जाले से ऋषि मिश्रा ने भी नामांकन दाखिल किया। मिश्रा पहले आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन ये सीट कांग्रेस के खाते में गई तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार भी बना दिया। वैसे उम्मीदवारों की अदला बदली का ये खेल एनडीए में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। एलजेपीआर को जो 29 सीटें बीजेपी की तरफ से दी गई हैं, उनमें से 9 सीटों पर बीजेपी के नेता चिराग पासवान की पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे के लिए सीज फायर हुआ और इसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है। अब पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अफगानिस्तान के तालिबानी बल उस पर फिर हमला कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार अब अमेरिका की शरण में पहुंच गई है, तो वहीं भारत पर तालिबान को भड़काने के आरोप लगा रही है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे के लिए सीज फायर हुआ था और अब पाकिस्तान को डर लग रहा है कि फिर से अफगानिस्तान के साथ जंग शुरू न हो जाए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान संकट के समय में भी एकजुट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हम दुश्मनों का सामना मजबूती से नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फेल हो चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य झड़प की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। सबने देखा कि तालिबान लड़ाकों और अफगानी सेना ने किस तरह पाकिस्तान के सैनिकों को शर्मसार कर दिया। पाकिस्तान के टैंक हथियारों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सैनिकों के कपड़े तक उतरवा दिए गए। बुरी तरह से पिटी पाकिस्तानी सेना ने पहले तो अफगानिस्तान की नागरिक आबादी पर बम गिराए और फिर इस पूरी जंग के लिए भारत को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने बीते महीनों में कई बार काबुल का दौरा किया। हर बार पाकिस्तान की तरफ से आपसी सहमति से मुद्दों को सुलझाने के लिए सौहार्दपूर्ण बातचीत पर जोर दिया गया। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद चीजें शांति की तरफ नहीं जा सकी। भारत के उकसावे पर तालिबान बलों ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये हमला जब हो रहा था तब अफगान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी नई दिल्ली में थे। इससे पता चलता है कि ये कहां से हो रहा था। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मदद मांगी गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ट्रंप ने कई जंग रुकवाई हैं। इस जंग को भी ट्रंप रुकवा सकते हैं। साफ है कि पाकिस्तान इस वक्त बेहद डरा हुआ दिख रहा है। ख्वाजा आसिफ को तो भारत से भी जंग का डर लग रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।